चलो वे 2023 कॉस्ट अकाउंटिंग નું પેપર જોઈ લઈએ. I am going to continue in Hindi. First, answer the following questions. 2.5 marks each. तो यहाँ पे हमको क्या करना है? मैथ द फॉलोइंग. तो ऑपरेशन कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट. अब इसको आपको मैच करना है. अब कैसे मैच करोगे? तो आपको बेसिकली याद रखना है फिक्स कॉस्ट तो किसके रिलेटेड होती है? हमेशा टाइम के रिलेटेड. तो फिक्स कॉस्ट के सामने क्या लिख लोगे आप? ए. पेपर में लिखते जाना. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वो क्या है? जस्ट अ मिनट. हाँ तो जस्ट अ मिनट. ऑपरेशन कॉस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज डी. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक फंक्शन है हमारा. तो फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन. मटेरियल कॉस्ट क्या है? एक प्रकार का एक्सपेंस है, तो ई. और एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट इट इज बाय बिहेवियर. मीन्स हम बिहेवियर के मुताबिक एज्यूम करते हैं कि ये खर्चा इतना होगा. ओके चलो. नाउ क्वेश्चन नंबर बी. Standard output and wages for a month of 25 days is 2000 units. तो क्वेश्चन 1 का बी क्या दिया है क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा. स्टैंडर्ड आउटपुट एंड वेजेस फॉर अ मंथ ऑफ 25 डेज. आउटपुट कितना है? 2000 यूनिट और वेजेस है 25,000 रुपीज. एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस बाय मिस्टर पी के बाय टेकिंग 25 डेज. यहाँ पे दोनों का डेज सेम है तो टाइम सेम हुआ. तो एफिशिएंसी आउटपुट से डिसाइड करेंगे आप. आर 1200. फाइंड अर्निंग अंडर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट प्लान एंड मैरिज डिफरेंशियल पीस रेट प्लान. तो टेलर और मैरिज के प्लान के मुताबिक अर्निंग कितनी है? चलो. लेबर कॉस्ट. चलो यहाँ पे ध्यान. स्टैंडर्ड आउटपुट. स्टैंडर्ड आउटपुट लिखो. कितना है? 2000 यूनिट. और उसकी कॉस्ट कितनी थी? 25,000 रुपीज. तो यहाँ पे ध्यान. 2000 यूनिट के 25,000 रुपीज, तो 1 यूनिट का कितना? तो 25,000 डिवाइड बाय 2000, तो 12.5. ये क्या हो गया? रेट पर यूनिट. बिकॉज मैरिक्स और टेलर में हमें क्या चाहिए? रेट पर यूनिट चाहिए. चलो. एक्चुअल आउटपुट कितना है? तो एक्चुअल आउटपुट है 1200. मिस्टर पी के बाई टेकिंग 1200. तो एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस कितना है? 1200. कितने टाइम में? 25 डेज. तो डेज सेम है. तो सबसे पहले हम क्या गिनेंगे? एफिशिएंसी. अगर
टाइम सेम है तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। एक्चुअल आउटपुट कितना है 1200, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था 2000 इंटू 100। तो यहाँ पे एफिशिएंसी आएगी 60%। अब दो तरह से गिनना है आपको, एक तो टेलर और दूसरा मैरी। टेलर्स, टेलर्स प्लान में क्या है, दो चीजें। अगर आपकी एफिशिएंसी लेस देन 100% है तो अर्निंग क्या होगी, यूनिट प्रोड्यूस इंटू रेट पर यूनिट, यहाँ पे आगे आएगा 80%। और अगर एफिशिएंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100% है तो 120% यूनिट प्रोड्यूस इंटू रेट पर यूनिट। ये हमने टेलर में सीखा था। अब यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है 60%, तो ये क्या हो गई, लेस देन 100% हो गई। तो अर्निंग हम गिनेंगे 80% यूनिट प्रोड्यूस इंटू रेट पर यूनिट। तो 80% यूनिट प्रोड्यूस कितने थे उसके 1200 एक्चुअल आउटपुट, एंड रेट पर यूनिट हमने ढूंढा था दैट इज 12.5। तो 1200 इंटू 12.5 इंटू 80%, तो 12,000 रुपीज उसकी अर्निंग हो गई टेलर। टेलर की दोनों पॉसिबिलिटी हमने लिख ली, बराबर। उसके बाद कौन आया, मैरिक्स। मैरिक्स में क्या था, एफिशिएंसी कैसी है, लेस देन 83%। तो अर्निंग होगी यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। अगर एफिशिएंसी 83% से ज्यादा है बट लेस देन 100% है तो 110% यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। और एफिशिएंसी अगर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100%, 100 से ज्यादा है तो 120% यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। अब यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी थी 60%, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, पहला वाला। तो अर्निंग क्या हो जाएगी यहाँ पे, यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट, ये टेलर है, सॉरी मैरिक्स है। टेलर में 80% था, ये यूनिट प्रोड्यूस कितने थे 1200, और रेट पर यूनिट हमने क्या ढूंढा था, कितना आया 15,000। उसके बाद तीसरा पॉइंट है रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ये जनरली कॉस्ट शीट के और में आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, द फॉलोइंग डिटेल आर ascertained on comparison of cost and financial account. Find out profit as per cost account and draw a reconciliation. चलो रिकंसिलेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 सी, अब रिकंसिलेशन क्या था उसका फॉर्मेट हमें याद होना चाहिए। तो शुरुआत हम हमेशा करते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस।
उसके अंदर प्लस क्या करेंगे, थिंग्स विच इंक्रीज फाइनेंशियल प्रॉफिट। फाइनेंशियल मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट। अब कौन सी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट बढ़ाएगी, किसी एक ही एंगल से आप सोचोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो डेबिट लेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब लेस मीन्स किसके कंपेयर में, कॉस्ट के कंपेयर में। या क्रेडिट मोर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दे दो चीज फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ा है कि इसलिए प्लस करोगे, और माइनस क्या करोगे, थिंग्स विच डिक्रीज फाइनेंशियल प्रॉफिट। जो चीज फाइनेंशियल प्रॉफिट को डिक्रीज करेगी वो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो कौन सी चीज फाइनेंशियल को डिक्रीज करेगी, तो डेबिट ज्यादा किया है तो प्रॉफिट घटेगा ना। तो डेबिट मोर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो क्रेडिट लेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिर्फ इतना याद रखोगे तो आपका ये चैप्टर हो जाएगा। चलो, अब कॉस्ट शीट हमने पढ़ा। कॉस्ट शीट में कितनी चीजें नहीं आती थी, लाइकवाइज बैक डेट्स नहीं आता था, फाइनेंशियल एक्सपेंस नहीं आता था, लाइक इंटरेस्ट, कोई इनकम नहीं आ रही थी, बट वो सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में तो आती थी ना। बस अब मुझे बताना डेबिट है या क्रेडिट और क्यों। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारे लिए क्या है, खर्चा, तो वो क्या होगा, डेबिट। फाइनेंशियल अकाउंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये कॉस्ट अकाउंट। इफेक्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट क्या है, ज्यादा या कम। तो आंसर में -10,000। डेप्रिसिएशन क्या होता है, खर्चा, इसलिए डेबिट। तो यहाँ पे देखो फाइनेंशियल में डेबिट कम है या ज्यादा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 25 और 27 का डिफरेंस। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं, फाइनेंशियल में क्रेडिट क्या है, ज्यादा। ये प्रॉफिट एंड लॉस, इसको ही देखो, इसमें ज्यादा है या कम, तो ज्यादा है। तो अगर क्रेडिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, +3,000। और फाइनेंशियल का प्रॉफिट दिया है, हमें क्या ढूंढना है, कॉस्ट का प्रॉफिट। अब हमारे फॉर्मेट में तो हमने क्या लिखा था, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से शुरुआत करते थे। तो ये ढूंढना है हमें, क्लियर। तो उसके बाद में क्वेश्चन मार्क कर दो। और यहाँ पे रिजल्ट में आपको क्या दिया है, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दिया है, 1,80,000। अब जो प्लस था और माइनस था वो देख लेते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहाँ था, कहाँ था, पीएनएल में ही था ना। तो वो माइनस था 10,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, नीचे ही लिखता हूँ मैं, पूरा सम नीचे ही वापस गिनता हूँ। शुरुआत करते थे हम, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट प्लस एंड माइनस। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट कितना था, 1,88,000। 80,000। अब स्टेटमेंट क्या रखना है याद, वो देख लेना। स्टॉक के लिए कौन सा वर्ड आएगा, वैल्यू। बाकी सारे एक्सपेंस के लिए ओवर या अंडर है।
कौन सा? ज्यादा है तो ओवर एब्जॉर्ब, कम है तो अंडर एब्जॉर्ब। और तीसरी चीज क्या आई? कितनी चीजें ऐसी होगी जो सिर्फ एक ही जगह होगी, तो उसके लिए वर्ड क्या आएगा? ओनली। कौन सा? ओनली। सिर्फ तीन ही वर्ड यूज करने हैं। तो पहला इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहाँ पे था? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में था। तो कौन सा वर्ड आएगा? ओनली। कितना? 10,000 माइनस, तो लिखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट 10,000। अब खर्चों के लिए क्या देखोगे? ओवर या अंडर एब्जॉर्ब? और वो कहाँ एब्जॉर्ब कहाँ पे करते हैं? कॉस्ट में। तो यहाँ पे देखो, डेप्रिसिएशन खर्चा है, दोनों जगह पे है। क्या करना था? +2,000। बट कॉस्ट में कैसा है? ज्यादा। ज्यादा, तो ओवर एब्जॉर्ब इन कॉस्ट अकाउंट, तो प्लस में डेप्रिसिएशन ओवर एब्जॉर्ब इन कॉस्ट अकाउंट 2,000। आप ऐसा लिखोगे कि अंडर एब्जॉर्ब इन फाइनेंशियल अकाउंट, तो भी गलत नहीं देगी। अल्टीमेटली तो 2,000 प्लस करना है। और स्टॉक के लिए क्या वर्ड आता है? वैल्यूड। बराबर। और वैल्यूएशन हम फाइनेंशियल में करते हैं, तो फाइनेंशियल में क्या है? ज्यादा या कम? ज्यादा। ज्यादा है, तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट प्लस। प्लस कितना? 3,000। नीचे से ऊपर जाना है तो रिवर्स कैलकुलेशन। 180 में 10 प्लस करो और 3 और 2 माइनस करो। 1,85,000। अरे रिवर्स किया ना, ये प्लस किया 10,000 और 3 और 5 2 माइनस किए, तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 1,85,000। नीचे से ऊपर गए ना, ऊपर से नीचे गए होते तो रेगुलर जो करते थे वही करते। क्लियर? उसके बाद डी। Question 1D, फाइंड आउट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, वो तो हो गया डी। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एज पर फीफो मेथड। ये प्रोसेस का पार्ट है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सबसे पहले हम ये कुछ नहीं दिया तो हम ढूंढ लेंगे। चलो क्या दिया है पढ़ोगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 30% कंप्लीट 8,000 यूनिट था। इनपुट कितना था? 26,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 6,000 एंड यूनिट ट्रांसफर 28,000। तो ये पूरा मैच हो जाना चाहिए। यहाँ तो सब दिया हुआ है, अगर कुछ नहीं देते तो मिल जाता। कैसे? देख लो। ओपनिंग स्टॉक कितना था? 8,000। क्लियर? प्लस इनपुट कितना था? 26,000। 34,000 हुआ, माइनस ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना था? 28,000।
तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? है अंदर 6,000। मीन्स ये वर्किंग कब आएगा? अगर आपको कुछ नहीं दिया हो तो। बट यहाँ तो सब दिया है ना, तो ये वर्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। पर्टिकुलर यूनिट्स परसेंटेज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मीन्स क्या? एक्चुअली आपने कितना माल कंप्लीट किया, कितना फुल्ली कंप्लीट किया। फॉर्मेट में तो यही सब चीजें आएगी। ध्यान से देखना और लॉजिक समझना। ओपनिंग स्टॉक कितना था? और ब्रैकेट में देखो कितना कंप्लीट था। तो ओपनिंग स्टॉक 30% कंप्लीट है। यहाँ पे ध्यान मत लिखो। इट मीन्स गणना नाम ऑल्सो धीरज, पूरा बात सुनो। ओपनिंग स्टॉक 30% कंप्लीट था, तो इस साल आपने कितना कंप्लीट किया? 70। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना आया? 5,600। एक बार देख लो ये। ओपनिंग स्टॉक 8,000 था, ऑलरेडी 30% कंप्लीट है। तो हमने इस साल कितना कंप्लीट किया? बाकी का 70%, 5,600 था। उसके बाद दूसरा क्या लिखना है? स्टेटमेंट ध्यान से देखना। यूनिट्स इंट्रोड्यूस एंड ट्रांसफर। अब जब आप ट्रांसफर करते हो तो कितना ट्रांसफर करते हो? 100% कंप्लीट है उसी को लिखोगे, ट्रांसफर करोगे ना। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रोसेस में हमने कितना ट्रांसफर किया है? 28,000। कितना ट्रांसफर नेक्स्ट प्रोसेस है? 28,000। बट अब मुझे एक बात बताओ, 28,000 आपने नेक्स्ट प्रोसेस में ले गए, उसमें से 8,000 तो ओपनिंग का जो बाकी था वो कंप्लीट करके ही ले गए ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है? यूनिट इंट्रोड्यूस भी इस साल किया है और ट्रांसफर किया है। तो 28 में से 8,000 तो किस में से था? ओपनिंग। तो इस साल इंट्रोड्यूस और ट्रांसफर किया, ऐसा कितना है? तो 20,000 का 100% कितना आएगा? पता चला लॉजिक? और उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना था? और वो कितना कंप्लीट है? तो यहाँ पे कितना परसेंटेज लिखेंगे हम? 70 ही लिखेंगे ना। इस साल के एंड में मेरे पास गुड्स पड़ा है और वो 70% कंप्लीट है। इट मीन्स इस साल मैंने उसको 70% बनाया है ना। ओपनिंग 30% कंप्लीट था, तो इस साल मैंने 70% बनाया। बट क्लोजिंग 70% कंप्लीट है, मीन्स वो सारा इस साल बनाया होगा ना। तो 6,000 का 70%। तो ये मेरा हो गया इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। 29,800 यूनिट्स। पता चला? हो गया।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट नंबर 1. So unit 1 question 2a, प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट अंडर कौन सी मेथड है? वेटेड एवरेज प्राइस मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ZZ लिमिटेड. क्लियर? तो वेटेड एवरेज प्राइस से आपको ये स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है. कॉलेज में ये सब दिया था एग्जाम में, बट इसमें है ना प्रिंटिंग एरर थी. बराबर. चलो, स्टोर लेजर अकाउंट वेटेड एवरेज मेथड से मेरे साथ ही गिनो. ये 12 मार्क्स का सम है. स्टोर लेजर अकाउंट एज पर वेटेड एवरेज मेथड. कॉलम आएंगे डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट, इश्यू, बैलेंस. रिसिप्ट में क्वांटिटी, रेट रुपीस. इश्यू में क्वांटिटी, रेट रुपीस. और बैलेंस में भी क्वांटिटी, रेट, रुपीस. चलेगा, थोड़े बहुत दिख जाए ऐसे कॉलम्स बना देना. सारे कॉलम्स बनाने की जरूरत नहीं है. चलो पूरा क्वेश्चन देख लो पहले. प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट अंडर वेटेड एवरेज प्राइस मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. एक बार बाकी सारी मेथड भी एक बार रिवाइज कर देना हो घर जाके. ओपनिंग बैलेंस 2000 यूनिट एट द रेट ऑफ 15. तो डेट कौन सी थी? 1. और लास्ट में है जनवरी, तो डेट में 1/1 ईयर लिखा है कुछ. तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कैसे? पहले एक बार लिख लेंगे जनवरी और यहाँ पे फर्स्ट. ओपनिंग बैलेंस कितने यूनिट थे? 2000. और रेट क्या था? 15. तो 15 इंटू 2000, 30,000. बहुत सारे कैलकुलेशन ओरली ही करना. चलो उसके बाद डेट 5 आई. रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर 3000 यूनिट एट द रेट ऑफ 20. तो डेट कौन सी थी? 5. रिसिप्ट कितने यूनिट? 3000. रेट कौन सा था? 20. तो 60,000. तो 2000 प्लस 3000 क्या है? 5000. रेट ऐसे ढूंढते हैं. 2000 प्लस 3000 क्वांटिटी हो गई 5000. 30,000 प्लस 60,000 90,000. 90,000 डिवाइड बाई 5 करो. तो रेट आ गया 18. उसके बाद डेट 8. रिसीव फ्रॉम सप्लायर 3000 यूनिट एट 22. तो डेट 8. रिसिप्ट 3000 यूनिट 22 का रेट 66,000. तो 5000 प्लस 3000 क्या हुआ? एंड 90 प्लस 66,000
1,56,000, तो 156 डिवाइड बाई 8,000, 19.5 मीन्स वेटेड एवरेज मेथड में हर एक रिसिप्ट पे आप प्राइस डिटरमाइन करोगे। उसके बाद डेट 10 इश्यू 4,500 यूनिट, तो डेट 10 इश्यू 4,500 यूनिट, रेट कौन सा लेंगे हम, जो था वो 19.5, तो क्या आएगा 8,000 में से 4,500 माइनस करो, અને 1,56,000 में से 87,750 डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट यही रेट आएगा। 12 मार्क्स का समय। हाँ हाँ वेटेड एवरेज में आ रीते करवानो, बाकी अलग अलग मेथड में अलग अलग रीते। 12th received from supplier 3,000 unit at 24, तो डेट 12 72,000, 3,500 plus 3,000 68,250 plus 72,000, तो 1,40,250 डिवाइड बाय 6,500 करो, 21.576 એટલે 588 डेट 15 received from supplier 1,500 unit at 26, कितना होगा 39,000 टोटल करो 6,500 plus 1,500 8,000, 1,40,250 plus 39,000, 1,79,250 डिवाइड बाय 8,000 करो, 22.41 15 के बाद कौन सी डेट आई 18 18, इश्यू 6,000 यूनिट, डेट कौन सा लोगे 22.41, 134,460 8,000 माइनस 6,000 कितना बचेगा 2,000, एंड 1,79,250 माइनस 134,460 44,790 44 डिवाइड बाय 2,000 करो, 22.4 20 received from supplier 1,000 unit at 21.60, कितने यूनिट, 1,000 रेट क्या है 21.03 2,000 प्लस 1,000 कितना होगा 3,000, 44,790 प्लस 21,600 डिवाइड करो, 22.13 इनसे एक जैसा ही सब करना है। डे 24 इश्यू 2,000 यूनिट,
रेट आएगा 22.13 वाला। 13 था ना कि 30 था? 13 ओके, तो क्या रहा है? तो 3000 माइनस 2000, 1000, और यहाँ पे आएगा 22130। Yes. Received from supplier 1000 unit at 30. This is 3. 1000 plus 1000, 2000. 26.07. 28 received 1000 unit at 30 हो गया 6.1. 30 issue 2000 unit. अब हमारे पास 2000 यूनिट ही थे ना, तो 2000 इश्यू कर देंगे 26.07, तो 52,130 हुआ। अब यहाँ पे गलती ये थी, यहाँ पे है ना 2000 यूनिट हो जाएंगे तो 31 जनवरी को स्टॉक इतना कैसे बचेगा? ये प्रिंटिंग एरर थी इसमें, बिकॉज हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं ना। तो शायद यहाँ पे है ना क्लोजिंग बैलेंस लिखना था इनको, बराबर। तो ये यहाँ पे गलती थी, इसको शायद वेरीफाई कराएंगे तो 2000 यूनिट का क्लोजिंग बैलेंस 30 तारीख को था, और 31 जनवरी को एक्चुअली कितना था? 1950। 50 का। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि 50 का शॉर्टेज आया, तो यहाँ पे डेट 30 को कुछ नहीं आएगा, डेट 31 को शॉर्टेज कितना? 50. 26.07 क्या आ रहा है? क्या आया? 1.5. 304 कर दे भाई। 2000 माइनस 50 तो 1950, 52130 माइनस 1304, 50806. तो ये वेरिफिकेशन कॉलेज में करवाया होगा, तो हम लिखेंगे क्या? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 1950 यूनिट एंड 50,826 रुपीज। तो ये 12 मार्क्स का सम था। चलो क्वेश्चन 2B, दैट इज ઇન્ફ્લેટેડ પ્રાઇસ મેથડ નો દાખલો છે, આમાં પણ ઇશ્યુ પ્રાઇસ શોધવાની। ડીકે લિમિટેડ પરચેસ લોજિકલ છે બધી વસ્તુઓ, હા। પહેલા ક્વેશ્ચન ધ્યાનથી સાંભળજો। ડીકે લિમિટેડ પરચેસ 5 લાખ બ્રિક્સ એટ 480 પર 1000 બ્રિક્સ, 1000 ઈટના 480 લેકે 5 લાખ બ્રિક્સ પરચેસ કરી। બ્રેકેજ ઇન હેન્ડલિંગ ધ બ્રિક્સ 2%, એટલે 2% બ્રિક્સ તો તૂટી જ જાય છે। બ્રિક્સ બ્રોક ડ્યુરિંગ લોડિંગ એન્ડ અનલોડિંગ કેટલા હતા? 5000।
5000 એમાં તૂટી ગઈ. કેરેજ એન્ડ અનલોડિંગ ચાર્જીસ કેટલા પે કર્યા? 2500. ફાઇન્ડ આઉટ ઇશ્યુ પ્રાઇસ ઓફ કેટલી? 1000 બ્રિક્સ. અહીં ગયા. સિમ્પલ લોજિક છે. તમારે ખર્ચો કેટલો થયો અને તમારી પાસે બ્રિક્સ કેટલી અવેલેબલ છે એ જોઈ કાઢવાનું. સો ક્વેશ્ચન 2B, 1 ના 2 B. બ્રિક્સ પરચેસ કેટલી હતી? 5 lakh. We have purchased a 5 lakh bricks minus 2% breakage. 5 lakh 2%, 10,000. એક જ મિનિટ હા. 2% breakage and bricks broke during loading and unloading. કેટલી ઈંટ તૂટી ગઈ? 5. So good bricks કેટલી અવેલેબલ થઈ? 4,85,000. 4,85,000 good bricks. Now let's check the cost. Cost of bricks is how much? 480. 480 for? 1000 bricks. Yes. So 1000. for 1000 bricks, cost is 480 rupees. We have purchased 5 lakh bricks. ના 485. Purchase તો આપણે 5 લાખ કરીને. તો 5 lakh into 480 divided by 1000. 2,40,000 plus other costs are unloading 2,500, so total cost 2,45,000. 2,42,500. So we received the total cost. What we need to find? We need to find issue price per 1000 bricks. એક bricks ના કહેતો આપણે ડાયરેક્ટ ડિવાઇડ કરી નાખવાના. But we need to find issue price per 1000 bricks. So now we have total 4,85,000 bricks and total cost is 2,42,500. so for 1000 bricks the cost will be 1,000 into 2,42,500 divided by 4,85,000. 500. So our answer is 500 rupees per 1,000 bricks. Clear? બ્રિક્સ નો એક સમ છે અને એક લેધર નો સમ છે જે જોજો તમે મટીરીયલમાં. Okay. 15 mark ના પણ. The first sum is of 12 marks and second sum is of 3 marks. So 15 થઈ ગયા ને. Now question number 2. TED Limited is the leading tube manufacturer of picture tube for televisions. The following are the details of operation during a particular year. Word માં ધ્યાન આપો. Monthly demand 2025 unit. Ordering cost per order that is 400. Inventory carrying cost per unit per annum that is C 12%. Per unit cost 200. So 200 na 12% C. Minimum usage 250 unit, maximum 400 unit. Lead time 4 to 6 weeks. So 4 is minimum, 6 is Maximum. and emergency period for purchase 2 weeks. So compute the reorder quantity, reorder level, minimum level, maximum level, danger level, total cost per annum if order size of EOQ
or B 12,215 unit, and C 810 units. So in all that situation, we need to find the cost. So question 2 or 15 marks. First of all, we need to find A. A means annual consumption. Here monthly demand આપી છે 2025 unit. So 2025 into 12, that is annual consumption 24,300. Second, ordering cost. O will be 400. C is equal to per unit cost 200 into 12%. Minimum consumption, maximum consumption is given to you. Minimum is 4 weeks. Consumption, minimum usage 250. Maximum 400 units. So average consumption, average कही सको के normal कही सको. 250 plus 400 divide by 2. Minimum plus maximum divide by 2. कितना था? 325. Minimum period. Maximum period. So average period 4 plus 6 divided by 2, 5. So first of all, सम्स की सारी डिटेल हमने लिख ली, तो और कहीं जाना नहीं पड़ेगा. अब क्वेश्चन वाइज ढूंढते हैं. सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना है? रीऑर्डर क्वांटिटी. तो रीऑर्डर क्वांटिटी तो हम जब जनरली नहीं दिया तो कौन से पे ऑर्डर करेंगे? ईओक्यू. ईओक्यू की फॉर्मूला अंडर रूट 2AO अपॉन सी. सो 2A इज इक्वल टू कितना है? 24,300. O is equal to 400 and upon C is equal to 24. तो EOQ क्या आएगा? 900 units. आप लोग कैलकुलेट करो. हाँ, चलो बी क्या ढूंढना है? रीऑर्डर लेवल. So reorder level is equal to maximum consumption into maximum time or period. Maximum consumption is 400 and maximum period 6. 2,400 units. C means minimum level. The formula is reorder level minus average consumption into average time. Reorder level था 2,400 minus average consumption कितना था? 325 and average period 5. One 625.
सो कितना आएगा? 775. तो ये मिनिमम लेवल मिल गया। डी में क्या है? मैक्सिमम लेवल। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी या ईओक्यू माइनस मिनिमम कंजप्शन इंटू मिनिमम टाइम। रीऑर्डर लेवल ढूंढा था अभी 2400। रीऑर्डर क्वांटिटी मींस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी ढूंढी थी? 900 इंटू मिनिमम कंजप्शन एंड मिनिमम टाइम 250 एंड 4। ये कौन सा लेवल आ गया? मैक्सिमम लेवल पिया लेवल, सॉरी डेंजर लेवल। मटेरियल डेंजर लेवल डेंजर लेवल that is average or normal consumption into maximum time for emergency purchase. So average consumption is 325 and maximum period for emergency purchase 2 weeks. So 650 units. Yes. Diesel level, total cost per annum is order size of EOQ. Just a minute. ABC ત્રણ અલગ અલગ વસ્તુ છે. And the last question, total cost per annum if order size of EOQ be 1215 unit and 810 unit. તો અહીંયા comparison આપી છે કે કેટલી cost થશે. We need to find total cost. So સમજો? कॉफी कर दो ना. हाँ कॉपी, मैं भी कॉफी। कॉफी बोलो. हमारा ध्यान में कॉफी है ना। Okay, so here there are 3 options. One is EOQ. Next EOQ is 900 units. Yes, comparison. Now order at 1215 unit. And 810 units. હું EOQ वालों कैलकुलेशन करीश, आपको बाकी के 2 कैलकुलेशन करने हैं। फर्स्ट अभी लिखो मत, एक बार देख लो। फर्स्ट इज मटेरियल कॉस्ट। यहाँ पे कोई जगह पे प्राइस में डिस्काउंट नहीं है। सो ए इंटू पर यूनिट कॉस्ट, तो वो सब में सेम ही रहेगा। ए इज इक्वल टू कितना था? एनुअल डिमांड पर यूनिट कॉस्ट 200 और एनुअल डिमांड हमने ढूंढा था ना 24,300 यूनिट। सो 24,300 इंटू 200 करो तो 48,60,000. that will remain same.
करो। આપણે ટોટલ કોસ્ટ ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો એન્યુઅલી વી નીડ 24,300 યુનિટ and material price is 200. तो total material cost will remain same because कोई जगह डिस्काउंट है नहीं, डिस्काउंट हो तो माइनस करत. Now second, ordering cost. The formula is A divide by quantity into O. तो formula क्या बनी? We require 24,300 units annually. Here we are ordering 900 units. So there are number of orders are 24,300 divided by 900. 27 order. Now 27 multiplied by ordering cost is 400. So 27 into 400. 10,800. इतना याद रखना कि ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट ईओक्यू पे ही सेम होनी चाहिए, बाकी जगह पे नहीं. नाउ कैरिंग कॉस्ट, उसकी फॉर्मूला क्या है? क्वांटिटी डिवाइड बाय 2. डिवाइड बाय 2 इसलिए करना कि हम एवरेज इतना कंजप्शन करते हैं, इनटू पर यूनिट कॉस्ट इनटू परसेंटेज ऑफ सी. तो यहाँ पे 900 डिवाइड बाय 2 इंटू 200 इंटू 12%. कैलकुलेट करोगे तो 10,800 ही आना चाहिए. और इन तीनों का टोटल, दैट इज टोटल कॉस्ट 48,60,000 प्लस 10,800 प्लस 10,800. 81,000. तो दैट इज टोटल कॉस्ट. अब यहाँ पे ये कॉस्ट क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे ऑर्डर कितने थे? 1215 यूनिट के. तो यह सब यहाँ पे हमने 1215 यूनिट्स के ऑर्डर किए. तो एन्युअली आपको 24,300 यूनिट चाहिए. तो 1215 ऑर्डर करोगे तो आपको कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे? 20 ऑर्डर. एक ऑर्डर के 400 रुपए थे, तो 20 ऑर्डर के कितने होंगे? 8,000. अब अगर आप 1215 यूनिट ऑर्डर करते हो तो एवरेज डिवाइड बाय 2 यूनिट संभालोगे इंटू 200 इंटू 12%. 29,100 1215 डिवाइड बाय 2 इंटू 200 इंटू 12%. 14,580. तो 14,580 इज द कॉस्ट. तो अब टोटल कॉस्ट ढूंढो. हमेशा ईओक्यू पे टोटल कॉस्ट कम आएगी, या तो कहीं पे डिस्काउंट मिल रहा है तो वहां पे कम आ सकती है. तो 48,60,000 प्लस 8,000 प्लस 14,580. 48 लाख 82,580. तो यहाँ पे खर्चा बढ़ गया. वैसे 900 यूनिट 810 यूनिट करके कहीं लोगे तो वहां पे भी खर्चा अलग आ जाएगा. बराबर. तो ये कंप्लीट करो. तो नाउ यूनिट नंबर 2. So let us start unit number 2. जिन्हें भी पेपर से रीड करवाना चालू कर दे. तू कल वाला पॉइंट चालू कर दे. साइंस का हो गया था, बाकी था ना हमारा, वो चालू कर. सो यूनिट नंबर 2, ध्यान से क्वेश्चन देखो. चलो नेक्स्ट, ओवरहेड. बराबर 15 मार्क्स का सम आ जाएगा. सबसे पहले ओवरहेड में सर्विस डिपार्टमेंट की कौन सी चीजें आप डायरेक्टली लिखते हो? तो एक मटेरियल और दूसरा
वेजेस मीन्स लेबर, ये दो चीज डायरेक्टली लिखनी है। चलो अब रेशियो कॉल किसका दिया है वो देख लो। एरिया, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉई, डायरेक्ट वेजेस, वैल्यू ऑफ प्लांट, वैल्यू ऑफ मटेरियल एंड किलोवाट आवर्स। Prepare a statement of primary and secondary distribution of overhead, clearly showing the basis of apportion as per डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो डायरेक्टली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो हीटिंग एक्सपेंस किसके मुताबिक जाएगा? एरिया के मुताबिक। तो हीटिंग एक्सपेंस एरिया, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट वैल्यू ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ प्लांट, लाइटिंग लाइट पॉइंट्स, मटेरियल प्रोक्यूरमेंट चार्जेस, तो डायरेक्ट मटेरियल मीन्स वैल्यू ऑफ मटेरियल, टाइम कीपिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, पावर किलोवाट आवर है, एम्यूनिटीज टू स्टाफ नंबर ऑफ एम्प्लॉई, अदर ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस। चलो अब ऊपर देख लो प्राइमरी डिपार्टमेंट कौन से है और सर्विस डिपार्टमेंट कौन से है। तो एबीसीआर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डी पर्सनल डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ई स्टोर डिपार्टमेंट, ये दो सर्विस डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले लिखो मेरे साथ ही प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। कॉलम कौन कौन से थे? पर्टिकुलर, बेसिस, रेशियो, टोटल, उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और लास्ट में सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन से है और सर्विस डिपार्टमेंट? चलो फटाफट कॉलम बना दो। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस किसका लिखोगे? सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का। बेसिस में एक्चुअल और रेशियो में गिवन। तो डिपार्टमेंट डी और ई सर्विस डिपार्टमेंट थे, तो उसका डायरेक्ट मटेरियल कितना था? 15,000 और डायरेक्ट वेजेस भी 15,000, तो वो हम डायरेक्टली लिख लेंगे। टोटल 30,000, 15,000
15,000, यहाँ पे भी 30,000, 15,000, 15,000। अब उसके बाद जो भी खर्चे को एलोकेट करना है वो सब हम पहले लिख लेते हैं, दैट इज ओवरहेड सारे। एक एक करके मुझे लिखाओ। पहला कौन था? हीटिंग एक्सपेंस। कितना था? 80,000। 80,000। अमाउंट के कॉलम में ही लिखना, डिस्ट्रीब्यूट करना, और वो हम बाद में करते हैं। हीटिंग के बाद कौन सा है? इंश्योरेंस प्लान। कितना है? 45,000। 45,000। थोड़ी जगह रखना, ऐसा हो तो एक एक लाइन, ऐसा जरूरी नहीं है, बट कंफर्टेबल रहो आप इसलिए। उसके बाद कौन कौन है? Depreciation of plant. कितना? 60,000. उसके बाद Lighting. कितना? 10,000. नेक्स्ट Material मटेरियल charges. प्रोक्योरमेंट चार्जेस। मटेरियल प्रोक्यूरमेंट चार्जेस कितना है? 40,000. 40। उसके बाद Time keeping exchanges. टाइम कीपिंग एक्सपेंस Expenses. कितना? 30,000. उसके बाद Power. कितना? 11,000. उसके बाद Available staff. 30,000. कितना? 30,000. उसके बाद Other overheads. कितना? 12,000. अब सबका बेसिस हमें पता है। हीटिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट, लाइटिंग, Lighting point. लाइट पॉइंट, मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, Value of the मटेरियल, टाइम कीपिंग एक्सपेंस, Value of employee. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। हेलो, हाँ यस। अरे अरे उनका काम में છું, બોલો બોલો જલ્દી બોલો। ના નથી નથી જોઈતી, નથી જોઈતી। हाँ, पावर, किलोवाट आवर, एमिनिटीज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, अदर ओवरहेड, डायरेक्ट वेजेस। चलो हमने ये सब लिख लिया। चलो अब एरिया और सबका क्या रेशियो ढूंढ लेते हैं। चलो सबसे पहले रेशियो कैसे ढूंढना है, और सबसे सिंपल चीज, ये 1,000 1,000 1,500 सब में से कितने जीरो कट हुए? अब सारी अमाउंट को आप किससे डिवाइड कर सकते हो? 5। तो 5 2 सा 10, 5 2 सा 10, 5 2 सा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट का रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है, 5 8 2 3 2 यही हो जाएगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉय को 15 से डिवाइड कर सकते हो, तो 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15। डायरेक्ट वेजेस में आप 3 जीरो कट करो, और किससे डिवाइड होगा? 15 से। 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, यही आया। वैल्यू ऑफ प्लांट में 4 जीरो कट हो रहे हैं, तो पहले 4 जीरो को कट कर दो। देखो 1 2 3 4 जीरो सब में से कट कर दिए। अब सभी अमाउंट को देखो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 24 डिवाइड बाई 2 12, 9 4 3 2। अब वैल्यू ऑफ मटेरियल में हम 3 जीरो ही कट कर सकते हैं और 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20,
5 4 जा 20, 5 1 जा 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15। और किलोवाट आवर्स को सिर्फ 0 कट कर दो, 4 3 2 1 1। पता चला? अब एक ही बार में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो देख लो। तो सबसे पहले यहां पे ही टोटल लिख दो। 2 + 2 4, 6 7 और 8, यहाँ पे टोटल 8 आया। यहाँ पे टोटल 20 आया। यहाँ पे टोटल 10 आया। यहाँ पे भी 10 आया। यहाँ पे 30, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 11। अब ध्यान से एक बार में ही हम कैलकुलेट करेंगे ओरली। चलो, हीटिंग एक्सपेंस एरिया था। एरिया का रेशियो क्या था? 3:1:1। टोटल क्या था उसका? 8। 80,000 डिवाइड बाई 8, तो 10,000 इंटू 2, 20,000, 20,000, 20,000, 1 है तो 10,000 एंड 10,000, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब वैल्यू ऑफ प्लांट वाला रेशियो कौन सा है देख लो। 12,9,432, तो 12,9,432, तो टोटल कितना आया था? 30। तो 30 से डिवाइड करो अमाउंट को। 45,000 डिवाइड बाई 30, 1,500, तो 1,500 इंटू 12, 18,000। 1,500 इंटू 9, 1,500 इंटू 4, 1,500 इंटू 3, 1,500 इंटू 2। अब डेप्रीसिएशन में भी 30 से ही डिवाइड करना है, तो 60,000 डिवाइड बाई 30, 2,000। तो 12 2 जा 24, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4,000। लाइट पॉइंट्स का रेशियो देखो कितना था? ये रहा 5,8,2,3,2, तो 5,8,2,3,2, तो 20 से डिवाइड करो। 10,000 डिवाइड बाई 20, 500, तो 500 इंटू 5, 2,500, 500 इंटू 8, 4,000, 500 इंटू 2, 1,000, 500 इंटू 3, 1,500 एंड 500 इंटू 2, 1,000। अब मटेरियल का रेशियो देखो, 2,4,4,3,3, 2,4,4,3,3, टोटल कितना था? 16। तो 40,000 डिवाइड बाई 16, 2,500, तो 2,500 इंटू 2, 2,500 इंटू 4, 2,500 इंटू 3, 7,500 हो गया। टाइम कीपिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉय के मुताबिक 2 3 3 1 1, 2 3 3 1 1, टोटल कितना था? 10। तो 30,000 डिवाइड बाई 10, 3,000, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 1, उसके बाद पावर किलोवाट आवर्स। तो किलोवाट आवर्स
कहाँ पे है, ये रहा, 11 टोटल था, 43211। 1000 अब 11,000 डिवाइड बाई 11 तो 1000, तो 4,000, 3,000, 2,000, 1,000, 1,000। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रेशियो 23311, बस तो 10 से डिवाइड करोगे तो 3,000, तो 3 टू जा 9,000, 9,000, 3,000, 3,000। अदर ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस का रेशियो 23311, 800 10 तो 1200, तो 1200 इंटू 2, 1200 इंटू 3, 3600 1200 इंटू 1। अब इसका टोटल कर दोगे, दैट इज टोटल रुपीस, और ये हमारा क्या खत्म हुआ, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो બધા સાંભળી જ કરવાનું છે हाँ यस, આ ચેપ્ટર માં हाँ બધા સેકન્ડરી રહ્યું સર સેકન્ડરી માં અલગ છે પ્રાઇમરી માં 86 ओके, टोटल बोलो, टोटल टोटल 3,78,000 डिपार्टमेंट ए, 87,900 डिपार्टमेंट बी, 90,100 डिपार्टमेंट सी, 68,600 डिपार्टमेंट डी, 67,700 डिपार्टमेंट ई। 54,700 આ બધાનું ટોટલ કેટલું થવું જોઈએ,69 69 3,69,000 69,000 पास 378 आई टोटल से फर्क હવે આગળ देखो, टोटल करने की जवाबदारी आपकी होती है, बट अब मैं यहाँ पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिखा रहा हूँ, टोटल आप करेक्टली कर देना। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हम कंटिन्यूस करेंगे, और वो मेथड कौन सी है, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, डिपार्टमेंट डी, कौन सा डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट। तो पर्सनल डिपार्टमेंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, एंड डिपार्टमेंट ही स्टोर डिपार्टमेंट है, तो स्टोर में क्या होता है, मटेरियल, तो वो डायरेक्ट मटेरियल के मुताबिक। पर्सनल डिपार्टमेंट काम किसके ऊपर करता है, एम्प्लॉय के ऊपर, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय, और स्टोर डिपार्टमेंट है तो डायरेक्ट मटेरियल। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान, हाँ देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट डी कौन सा था, पर्सनल डिपार्टमेंट। इसका जो टोटल है, यहाँ पे ध्यान, इसका जो टोटल है वो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं 67,700, और उसको आप डिस्ट्रीब्यूट किस में करोगे, ए बी एंड सी, और रेशियो क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रेशियो देख लो क्या था, एबीसी का ही देखना है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कहाँ है, ये रहा, तो 2, 3 एंड 3। तो 67,600 को 2:3:3 में हम ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर,
1460। वो बाद में आप करना, बिकॉज टोटल में आपकी गलती है किसी की। उसके बाद क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट ई। डिपार्टमेंट ई कौन सा डिपार्टमेंट था, स्टोर, तो उसको एबीसी के अंदर डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ मटेरियल का रेशियो 244, यही रखोगे तो भी चलेगा, छोटा करोगे तो भी चलेगा। तो इसका जो टोटल था ना, कितना था टोटल, 54,700। वो आप ए बी और सी में ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो उसके बाद जब आप टोटल करोगे तो टोटल के कॉलम में, ए के कॉलम में, बी के और सी के कॉलम में अमाउंट बचेगी, डी और ई क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और कौन कौन सी मेथड थी, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड एंड स्टेप लेडर मेथड। हाँ पूछा है, सबसे ज्यादा कौन सी आती है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो खास कर लेना। अगर ये चैप्टर पूरी तरह से ओवरहेड कर दिया तो लेबर का कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट हम तो अभी करेंगे सब कुछ। 30 लाख 10 हो जाएगा। अच्छा ऊपर 50 है। क्या, ऊपर 50 को 700। ये जो अमाउंट थी वो जो डिपार्टमेंट डी और ई का टोटल था ना, उसी को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। क्लियर। अब और का क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट 2 और वाला, जिसमें पहला सम कौन सा है देख लो। 5 मार्क्स ईच, 5-5 मार्क्स के 3 सम पूछे, बहुत इजी। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट लेबर टर्नओवर। अगर लेबर टर्नओवर आ गया तो आपका नसीब अच्छा है, बहुत इजी है। जिसमें 3 मेथड थी, कौन कौन सी, लेबर कराया था उसमें लास्ट पॉइंट था, तो यहाँ पे ध्यान, लेबर टर्नओवर, उसमें 3 मेथड थी। यहाँ पे ध्यान, अब वो मैं बोल रहा हूं, एक सेपरेशन मेथड, दूसरी रिप्लेसमेंट मेथड, और तीसरी फ्लक्स मेथड। ये इसके बाद में लास्ट में करवाया था, ठीक है देख लो। चलो, सेपरेशन मेथड में क्या था, सेपरेशन मीन्स जॉब छोड़ के चला जाना। जॉब छोड़ के चले जाते हो तो उसमें क्या होता है, या तो आप निकाल दोगे तो कंसीडर किया जाएगा, या तो वो छोड़ के गया वो कंसीडर किया जाएगा। बट अगर कंपनी बंद हो गई तो उसको हम सेपरेशन नहीं कहेंगे, बराबर। तो सेपरेशन मेथड में फॉर्मूला इज नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय एवरेज लेबर इंटू 100। रिप्लेसमेंट मेथड में, रिप्लेसमेंट मीन्स पुराने की जगह जो नया लिया वो, न्यू रिक्रूट किया है तो वो कंसीडर नहीं होगा। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज वर्कर्स या लेबर्स इंटू 100। और फ्लक्स मेथड मीन्स सेपरेशन कम रिप्लेसमेंट, तो नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज वर्कर इंटू 100। चलो ये तीनों फॉर्मूला लिख दो। सो नंबर ऑफ वर्कर, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ वर्कर ऑन द पेरोल एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ कितने थे, 500।
एंड एट द एंड ऑफ द मंथ 600। तो सबसे पहले एवरेज वर्कर ढूंढ लो। एवरेज कैसे मिलेगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग कितने थे? 500 वर्कर्स, क्लोजिंग 600, एवरेज 550 हो गए। क्लियर? ड्यूरिंग द मंथ, ध्यान से देखना, ड्यूरिंग द मंथ 5 वर्कर लेफ्ट, 20 वेर डिस्चार्ज। तो 5 लोगों ने छोड़ दिया और 20 को हमने निकाल दिया, तो 25 सेपरेटेड हुए। 75 workers recruited. Of this, 10 workers were recruited in the vacancy of those leaving. तो रिप्लेस कितने किए? 10 ही रिप्लेस किए, बाकी तो नए थे। While the rest were engaged for an expansion scheme. तो सेपरेटेड कितने? 25 और रिप्लेस कितने? 10। अब फॉर्मूला में लिख दो। नंबर ऑफ सेपरेशन कितने थे? 25। एवरेज वर्कर कितना था? 550 इंटू 100। 25 डिवाइड बाई 550 इंटू 100, 4.55%। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट 10, एवरेज 550 इंटू 100, 1.8। यहाँ पे फ्लक्स मेथड में सेपरेशन कम रिप्लेसमेंट दोनों आ जाते हैं। तो सेपरेशन 25, रिप्लेसमेंट 10 डिवाइड बाय 550 इंटू 100, 6.36%। तो ये 5 मार्क्स मिल गए। B question. An analysis of the time card on a worker machine shows that out of total 24 hours, he worked 22 hours. 24 માંથી કેટલા hours કામ કર્યું એને? Including 2 hours overtime due to abnormal circumstances. તો overtime નું reason કયું હતું? Abnormal. Abnormal means આપણી ભૂલ. So abnormal નો loss બધો ક્યાં જાય? Costing, profit and loss account. On production, and 2 hours was normal idle time due to setting up of machine. 2 hours are normal idle time. Reason, setting up of machine. The wage rate of the worker is 100 per hours. Overtime is 120% extra. Find total wages and show how his wages for the week during cost account. So write down with me sum number B. 24 hours he worked and the rate is 100. So 2400 plus overtime. Overtime is 120% extra. तो 24 hours में 2 hours overtime तो include છે ને, તો extra amount જ ગણવાની કે 2 hours ના 100 ના 120%. तो 2 hours into 100 into 120%. So 120 into 2, 240 rupees. So total wages 2640. First question answer is that. ના બાકી છે. ટોટલ વેજીસ મળી ગયા. આપણે 24 hours ના 100 રૂપિયા લેકે પૈસા આપ્યા. 2 hours ઓવર ટાઈમ હતો, એના 120% એક્સ્ટ્રા હતા, તો 100 ના 120% 120 લેકે આપી દીધા. આ જે એક્સ્ટ્રા આપ્યા that will consider as overtime premium.
Find out total wages and show how his wages for the week deal in cost account. So wages ને આપણે cost account માં લખીશું કઈ રીતે? So total 24 hours out of which 22 hours he worked and 2 hours normal idle time. Clear? जो આપ્યું છે અંદર 2 hours was normal idle time due to setting up the machine. So now this out of 22 hours, 2 hours overtime and 20 hours normal. Clear? Okay. જે 2 hours normal idle time હતા એનો rate 100 rupees લેકે 200 આપણે ક્યાં ચાર્જ કરીશું? Production overhead, because it is a part of production expense. Charge to લખજો, charge to production overhead. 20 hours normal working and wage rate 100, so that is 2000 plus 2 hours શું હતો? Overtime, but એમાં બી production જ કર્યું હતું ને, into 100, so 200 overtime ના, so 2200 direct wages એટલે આ ઓવરટાઈમ ના જે નોર્મલ વેજીસ હતા અહીં ચાર્જ કર્યા અને જે ઓવરટાઈમ પ્રીમિયમ હતું 2 hours into 120 rupees 240, that is charge to costing profit and loss account, because overtime નું reason શું હતું? Abnormal reason. હવે ટોટલ કરવા બધાનું 2200 plus 240 plus 200 ઉપર 2640 થઈ ગયું. ક્લિયર? પૂરો દાખલો બોલ. Now question number C. As per the analysis of time card, gross earning of the worker is 60,000 and deduction and contribution to provident fund and ESI 5,000 and 1,600. એટલે આ ખાલી પગાર સ્લિપ બતાવી છે. એની gross earning 60,000 હતી, PF ના અને ESI ને 5,000 and 1,600 કટ થઈ ગયા. એડવાન્સ અગેન્સ્ટ વેજીસ એને એડવાન્સ કેટલા લીધા હતા? એ બી કટ થઈ ગયા. કોઓપરેટિવ ડ્યુઝ કેટલા કટ થઈ ગયા? અને ઇન્કમ ટેક્સ કેટલા થઈ કટ થઈ ગયા? It is the practice in the industry to contribute equal amount of PF and ESI by the employer. Find out net wages payable and total wages cost. So first, question number C. Calculation of net wages. First of all, gross wages are 60,000 minus deduction. First, કયું deduction છે? PF ની ESI. PF 5,000. ESI next. Wages advance wages. तो एडवांस में लिए तो वो कट हो जाएगा, तो माइनस एडवांस
कितना? बेस 2000। उसके बाद कोऑपरेटिव ड्यूज, कोई लोन लिया होगा, कितना? 5,000 और उसके बाद इनकम टैक्स 5,000 तो नेट वेजेस कितना आया? कितना? 21,400. ये हमारा नेट वेजेस मिल गया। और क्या गिनना था हमें? ये साइड है टोटल वेज कॉस्ट। तो टोटल वेज कॉस्ट कैसे मिलेगी? जितना कंपनी को खर्चा हो रहा है, तो ग्रोस वेजेस 60,000 प्लस ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया तो उसका तो खर्चा हुआ ना। पीएफ एंड ईएसआई, पीएफ का कितना? 5,000 और ईएसआई, तो टोटल वेज कॉस्ट 66,100। तो ये 15 मार्क का सम, 5-5 मार्क से 3 सम हो गए। अब बारी आई सेक्शन 2 की।